हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिए और नॉर्मली 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ना कि चॉइस में आएगा कि नॉन चॉइस होगा। 4 चीज़ें होती हैं, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट और कंपैरेटिव का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, आपके पास में कॉमन साइज का आपके पास में बैलेंस शीट और कॉमन साइज की आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4 पॉइंट आपको ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आने ही चाहिए। बहुत आसान है, इजी टू यूज्ड है, आसानी से समझ जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बननी इस पर, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कंपैरेटिव से सीधी सीधी बात समझ में आती है। किसी भी एक चीज़ का हम जब किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हो गया कंपैरिजन करना। हम क्या कंपैरिजन करते हैं? जो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसके लास्ट ईयर के जो बैलेंस हैं उन्हीं सेम बैलेंस में जो चेंज आया है करंट ईयर में, उसका जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है कंपैरेटिव। फाइनेंशियल एनालिसिस में जब हम एनालिसिस करते हैं तो फाइनेंशियल के जो टूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ये 4 आपको क्लास 12th में सीखने होते हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास में वैल्यूज के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम कोई भी फाइनेंशियल टूल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल टूल्स यानी कि चाहे रेशियो एनालिसिस हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या कंपैरेटिव या कॉमन साइज हो, जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो इंटरनल पर्सन यानी कि कंपनी के अपने मैनेजमेंट को, और सेकंड आपके पास में उसके एक्सटर्नल यानी कि किसी बैंक को, इंस्टीट्यूशन को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को या इन्वेस्टर्स को, और उसके शेयर होल्डर्स को एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। जब कोई भी कंपनी के इंटरनल अकाउंट के बैलेंसेस के बेसिस पर जब वो अपने अकाउंट्स को देखती है तो उसको हेल्प मिलती है उसकी प्लानिंग करने में, नंबर सेकंड उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसके बिजनेस को कंट्रोल करने में, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको मॉनिटरिंग करने में उसको हेल्प मिलती है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक तो आपके पास बैलेंस शीट और सेकंड आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं। बैलेंस शीट हमारी पोजिशनल है और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद में सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। जब हमारे पास में कोई भी फर्म किसी दूसरी फर्म से अपना कंपैरिजन करती है या कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से अपना कंपैरिजन करती है तो उसे हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इसी तरीके से जब कोई एक ही कंपनी अपने किसी एक अकाउंटिंग ईयर के बैलेंस का किसी दूसरे अकाउंटिंग ईयर के बैलेंस से कंपेयर करती है तो वो कहलाता है आपके पास में इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। थर्ड आता है आपके पास में कि जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, आपके पास में ये इसका फॉर्मेट है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो या तो बैलेंस शीट के जो बैलेंस हैं वो आपके प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली गिवन होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए तो आपकी सारी के सारी वैल्यू प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसी तरीके से बनाएंगे और फॉर्मेट में जो फिगर्स हैं उनको ही नोट डाउन कर देंगे। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको जिस तरीके से ये फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंगली आपको पहले उसको प्रेजेंट करना है, उसकी वैल्यू को नोट करना है और तब उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। जब आप उसकी बात करते हैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में जो सबसे पहला आपका कॉलम बनेगा वो पर्टिकुलर का होगा जिसके अंदर आप बैलेंस शीट के पार्ट, हेड और सब हेड को नोट डाउन करेंगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली। सेकंड कॉलम, अगर आपके पास नोट नंबर गिवन है तो आप नोट नंबर का बनाएंगे, और इन केस अगर आपके पास में नोट नंबर का गिवन नहीं है तो फिर आपको कोई नीड नहीं है, आप नोट नंबर का कॉलम मत बनाइए। थर्ड कॉलम आपके पास में होगा प्रीवियस ईयर की फिगर का नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 31 मार्च 2023 और यहाँ पर आपके पास में हो गया 31 मार्च 2024। ये 2 ईयर हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की फिगर को लिखेंगे, फिर आप करंट ईयर की फिगर को लिखेंगे, और फिर अगला कॉलम आता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है करंट ईयर
माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि करंट ईयर की फिगर में से आप जब प्रीवियस ईयर की फिगर को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा या तो वैल्यू आपकी इंक्रीज होंगी या वैल्यू आपके पास में डिक्रीज होंगी। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव में लिखेंगे और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो निगेटिव के लिए अकाउंट में ब्रैकेट का यूज होता है, इसलिए आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। और लास्ट कॉलम आता है परसेंटेज चेंज का, यानी कि जो एब्सोल्यूट चेंज है उसकी वैल्यू को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास में परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। ये पूरा आपके पास में इनऑल फॉर्मेट हो गया। अब देखिए आपके पास में एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होगा। आपके पास में एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की फिगर्स में आप लेस कर दीजिए, आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और एब्सोल्यूट चेंज को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की फिगर और मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगी वो परसेंटेज में आ जाएंगी। तो या तो वैल्यू इंक्रीज होती है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पर या डिक्रीज होती है या नो चेंज होता है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो शेयर होल्डर फंड है इसकी लास्ट ईयर की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ फिगर्स हम 4 लाख रुपीज़, यहाँ लिखे देते हैं हम 3 लाख रुपीज़ और यहाँ लिख देते हैं हम 1 लाख रुपीज़। इसके बाद में टोटल इनका करेंगे आ जाएगा हमारे पास में 10 लाख रुपीज़। इसी तरीके से इस पर आ जाइए, यहाँ लिखे देते हैं इसकी वैल्यू आपके पास में इंक्रीज होकर हो जाती है आपके पास में 9 लाख रुपीज़। यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लिखे देते हैं आपके पास में 3 लाख रुपीज़ और इसके बाद में फिर करंट ईयर में हम ले लेते हैं 2 लाख रुपीज़। यानी कि इन ऑल आपके पास में कितना हो गया 9 और 12 और 14 लाख रुपीज़। तो ये आपके पास में आ गया 14 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। ये आपके पास एक साइड का बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे इस साइड के बैलेंस को देख लेंगे और ले लेते हैं यहाँ पर आपके पास में बैलेंस इसका ले लेते हैं 8 लाख रुपीज़ और इसका बैलेंस ले लेते हैं हम 2 लाख रुपीज़। इसके बाद में यहाँ आ जाइए, यहाँ पर इसका बैलेंस हम ले लेते हैं पूरा इन ऑल आपके पास में 10 लाख रुपीज़ ले लेते हैं चलिए, और यहाँ ले लेते हैं हम 4 लाख रुपीज़। ये आपके पास में चेंज हो गया। तो इसका टोटल भी बैलेंस शीट का, क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, तो ये आ गया आपके पास में 10 लाख और इस साइड का आ गया आपके पास में करंट ईयर का 14 लाख। जब दोनों ईयर का बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पहले इनको नोट करना है। मैंने यहाँ केवल आपके हेड लिए हैं, कोई सब हेड लिया, कोई बैलेंस नहीं लिया, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली उसी के सामने लिख दीजिए। एक तरीके से पूरा कॉपी कर दीजिए। बस इतना देख लीजिए कि आपके पास में वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग गिवन है कि नहीं। अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग गिवन है तो ठीक, अदरवाइज आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इतना ध्यान आपको रखना है। इनका चेंज देख लीजिए कितना चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर 6 लाख था, अब 9 लाख हो गया, तो इसका मतलब आपके पास में 3 लाख रुपीज से इंक्रीज हुआ। इसमें आप चेंज देख लीजिए, कोई चेंज नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें आप चेंज देखेंगे तो आपका 1 लाख रुपीज का चेंज हुआ। ये आपके पास में चेंज आ गया। इसके बाद इस चेंज को हम किस में, और यहाँ पर भी जो बैलेंस शीट है उसके आप इस टोटल को चेंज मत लिखिएगा, यहाँ से चेंज निकाल कर लिखिएगा। कितना चेंज हो रहा है आपका 4 लाख रुपीज का चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास 4 लाख रुपीज का चेंज आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास था एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो इसी सेम इंडिविजुअल अमाउंट का, यानी कि शेयर होल्डर फंड का एब्सोल्यूट चेंज है 3 लाख रुपीज, प्रीवियस ईयर की वैल्यू है आपके पास में 6 लाख रुपीज और मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो आपका चेंज कितना आया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, 50,000 से आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया। ये ओवरऑल कंक्लूजन निकला। सेकंड पर कोई चेंज है ही नहीं तो उसका कोई परसेंटेज भी नहीं निकलेगा। थर्ड में आपके पास में 1 लाख रुपीज है और चेंज में भी आपके पास भी 1 लाख है और प्रीवियस ईयर का फिगर भी 1 लाख है। देख लीजिए नॉन करंट एसेट्स लाइबिलिटी में आपके पास में, और मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आपके पास 100% का चेंज आएगा, यानी कि आपकी करंट लाइबिलिटी 100% से इंक्रीज हो गई। इसके बाद आप इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना है 4 लाख रुपीज है, तो 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 लाख प्रीवियस ईयर की फिगर इंटू 100, तो कैलकुलेट होकर आएगा 40%। तो यहाँ पर आपका टोटल में कितना परसेंट का चेंज है 40% का इनऑल आपके पास में चेंजेस है। अब जिस तरीके से आपने अपनी लाइबिलिटी साइड के बैलेंस को कैलकुलेट करा है, सेम एज इसी तरीके से आप क्या करिए अपने करंट ईयर के बैलेंस को भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके आपने जिस तरीके से इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का बैलेंस को कैलकुलेट करा है, इसी तरीके से आप एसेट साइड के बैलेंस को भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब कितना डिफरेंस है आपके पास में, यहां पर आपके पास 2 लाख का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 लाख लिख दीजिए। इसके बाद में आपके पास आइए यहाँ कितने का डिफरेंस है,
तो यहाँ भी आपके पास देखेंगे तो आपका 2 लाख का डिफरेंस है। टोटल में इन ऑल आपके पास 4 लाख का डिफरेंस है ही। अब आपका 2 लाख का नॉन करंट एसेट्स हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास प्रीवियस ईयर कितना है 8 लाख, और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 100 से, तो चेंज आया आपके पास में 25% का। तो 25% का यहाँ चेंज है, तो यहाँ नोट डाउन कर दीजिए 25%। अगले पर आ जाइए, आपके पास में 2 लाख का ही चेंज है और 2 लाख की आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर है, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा 100। इन दोनों का चेंज देखिए 4 लाख है, क्योंकि यहाँ भी हमने निकाल रखा है, तो ऑलरेडी हम इसी को नोट डाउन कर देंगे। ये आपके पास में पूरा इन ऑल कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बैलेंस शीट हमने क्लियर कर ली है। किस तरीके से हमने इसका प्रोसीजर फॉलो करा है इसको कर लीजिए। एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल करिए पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। आई होप कि आपको ही समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी टू कोरिलेट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है। एक और बात बोलूंगा मैं, इसके मिसिंग क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक दो मिसिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस मैं भी करा दूंगा इसके, बट आप भी अपनी साइड से कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी सेम वही रूल है, आपको पहले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जो फिगर्स हैं उनके चेंज को देखना है, और उसको फिर एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, और एब्सोल्यूट चेंज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, परसेंटेज में। सेम फॉर्मूला रहेगा एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इसका जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम फॉर्मूला रहना है जो बैलेंस शीट वाला था। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसमें जो खास करके ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली 99% नहीं होता, बल्कि आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसको बनाना पड़ता है। जो भी फिगर गिवन है, जो भी अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, उसको आपको देखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम ये दोनों गिवन है तो आपका टोटल रेवेन्यू का कॉलम बनेगा। अगर आपके पास में अदर इनकम गिवन नहीं है तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही यहां पर क्या कर देंगे, डबल लाइन खींच के क्लोज कर देंगे, और उसके बाद फिर आप किसको लिखेंगे, एक्सपेंसेस को नोट डाउन कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों गिवन है, तो पहले आप लिखेंगे आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखेंगे आप अदर इनकम, और इन दोनों का फिर क्या करेंगे आप टोटल करेंगे, तो यहां पर आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। ये आपको ध्यान रखना है, और डबल लाइन खींच के ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे अपने एक्सपेंसेस को। और एक्सपेंसेस ये पहला पार्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और ये आपके पास में बन गया फोर्थ। और इसका फिर ए और बी करके ये जो खर्चे के नाम दे रखे हैं इन खर्चों को आप नोट डाउन करेंगे। फिर खर्चों का टोटल करेंगे, जैसे यहां पर आपके पास में गिवन है, देखो ये सब मैंने खर्चे के नाम लिख दिए, और फिर ये टोटल एक्सपेंस का कॉलम मैंने बना दिया, और इसको भी डबल लाइन खींच के क्या कर देंगे, यहां पर क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद में फिर ये टोटल जो रेवेन्यू है आपका, ये वाला जो अमाउंट है, इसमें से आप क्या करेंगे, टोटल खर्चे को माइनस कर देंगे, और टोटल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर अगर मान लीजिए 4 लाख रुपीज का आपके पास में आता है, तो आपको क्या करना है, इस 4 लाख रुपीज में से लेस कर देंगे आप टैक्स का, और टैक्स का रेट मान लीजिए आपका 50% है, तो ये आपका 4 लाख का 50% 2 लाख हुआ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि अगर किसी ईयर में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, मान लीजिए इधर आपको 3 लाख रुपीज का लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लॉस के केस में आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना, यहां नील लिख देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास में 3 लाख रुपीज। ये लॉस है इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज कर लिया है। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट है तो टैक्स पेड करेंगे, लॉस आ रहा है किसी टाइम में निकलकर तो उसका पेमेंट आपको टैक्स का नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे लॉस में कोई भी टैक्स नहीं लेती। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी चीज पर आइए आप, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे इसमें देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो फिर आप अदर इनकम का नहीं बनाएंगे, सीधा लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिगर को नोट करेंगे और इसको डबल लाइन खींचकर यहीं बंद कर देंगे। टोटल रेवेन्यू और अदर इनकम का जब पार्ट नहीं है तो उसे नहीं बनाना। नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ टीचर ऐसा समझा देते हैं कि अगर अदर इनकम गिवन नहीं है तो आप फॉर्मेट में नील करके लिख दो और टोटल रेवेन्यू लिख दो। वो गलत तरीका है। अगर कोई अकाउंट का बैलेंस है ही नहीं तो क्या कंपनी उसे नोट करेगी? नहीं करेगी।
अगर उसके पास फर्नीचर नहीं है तो क्या वो लिखेगी फर्नीचर और आगे लिख देगी नील? ये तरीका गलत होता है, इसको अप्लाई प्लीज मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता। सेकंड चीज आपके पास में, अब आप क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया आपका, और सेकंड यहां पर आप बना देंगे एक्सपेंस के नेम से, और जितने भी खर्चे होंगे फिर वो आपके ए, बी और सी की फॉर्म में आकर फिर टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे आपके पास में, और टोटल एक्सपेंस का टोटल भी बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर वही रूल होगा कि आप रेवेन्यू में से जो एक्सपेंस है उसे लेस करके या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और टैक्स का रेट गिवन है तो टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और उसे माइनस करके आफ्टर टैक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब इसके बाद में ये वैल्यू है, मान लीजिए यहां पर वैल्यू आपके पास में कह रहा है अब पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं और तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपके पास क्या रहा है, मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ 4 लाख रुपीज का गिवन है और यहाँ आपके पास में 5 लाख है। चेंज देख लीजिए कितने का चेंज हुआ, 1 लाख का। इसका परसेंट निकालेंगे तो वही रूल रहेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 दैट इज 25%। तो यहाँ कितना नोट डाउन हो जाएगा, 25%। अदर इनकम भी अगर मान लीजिए आपके पास में गिवन है तो 1 लाख है और यहाँ पर आपके पास में 50,000 है, मतलब आपके पास में कम है 50,000 है। अब इसका डिफरेंस निकाल दीजिए तो आपकी 50,000 से क्या हो गया, कम हो गया। जब आपका ये कम हो गया तो इसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिए और 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा, यानी कि 50% से आपका कम हो गया तो यहाँ 50 लिखिए और ब्रैकेट कर दीजिए। अब इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4 लाख की जगह 5 लाख रुपीज, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 5 लाख और यहाँ पर कर लीजिए 5 लाख 50,000 आ जाएगा। इसका चेंज देख लीजिए 50,000 आ गया और फिर इसका परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 10%। इसका परसेंट निकालना है, यहां से मत लीजिएगा, क्वेश्चंस गलत हो जाता है। फिर खर्चों को नोट कर लीजिए, यही पूरा प्रोसीजर इसमें फॉलो होना है जिस तरीके से आपने बैलेंस शीट करा था। स्टेटमेंट मैंने दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अपनी प्रैक्टिकल बुक जो भी आपके पास में है उसके पहले 2-3 एग्जाम्पल्स कर लीजिए और उसके बाद में फिर आपके 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद अगला टॉपिक है कॉमन साइज, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम लोग अपनी एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जो यूट्यूब पर लाइव होगी अभी कुछ समय के बाद में। ठीक, आप क्या करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सकें और कॉन्सेप्ट बेसिस भी हम कुछ क्वेश्चंस को अपनी यूट्यूब वीडियो पर लाइव सेशन में लिया करेंगे। ऑल द बेस्ट।